जैसे ही हम टेंसेस की बात करते हैं, इसके एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हमारे सामने तीन किस्म के ज़माने यानी कि तीन मेन ब्रांचेस ऑफ टेंसेस सामने आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली किस्म को हम प्रेजेंट के नाम से जानते हैं यानी कि फिलहाल, जबकि दूसरी काइंड को हम पास्ट के नाम से जानते हैं जिसको हम फेल माजी कहते हैं, जबकि तीसरी काइंड जो इसकी हमारे सामने आती है उसको हम फ्यूचर कहते हैं यानी कि फेल मुस्तकबिल। जैसे ही हम इन तीनों में से किसी भी एक किस्म को लेते हैं तो उसकी मजीद चार मेन काइंड्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। तमाम किस्म की क्यूरीज और कंफ्यूजन इन्हीं चार काइंड्स के अंदर आती है। इनमें किसी भी ज़माने को ले लें, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट को ले लें, तो प्रेजेंट की आगे चार मेन अकसाम है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो इन चार मेन अकसाम को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इनके साथ जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हर एक किस्म में मजीद आगे चार किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, तब जाके कंफ्यूजन पैदा होती है, तब हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से हमने इसको समझना है। और फिंगर टिप्स के ऊपर याद करने के असूल भी आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से मेमोराइज होगा कि तमाम ग्रामर के असूल आपके दिमाग के अंदर हमेशा मौजूद रहेंगे और आप किसी भी वक्त किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। जब हम किसी भी मेन टेंस की पहली काइंड यानी कि इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को लेते हैं तो उसमें मजीद चार किस्म के सेंटेंसेस आते हैं। नंबर एक अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नंबर दो नेगेटिव यानी कि जिनको हम मनफी फिक्रे कहते हैं। नंबर तीन इंटेरोगेटिव जिसको हम सवालिया फिक्रे कहते हैं और नंबर चार नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिनको हम मनफी सवालिया फिक्रों के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक जमाने में 16 किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, यानी कि तमाम जमानों को देखा जाए तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। मदरजा वाला वजाहत से ये बात तो सामने आ गई कि बुनियादी तौर पर हर टेंस की तीन अकसाम है यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मजीद इन तीनों में से हर एक की चार चार अकसाम है जिन्हें हम हुर्फ़े आम में 12 टेंसेस के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब इन टेंसेस के बुनियादी नुकात को देखना और उनके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। इन तमाम टेंसेस को समझने के लिए चार नुक्ते आपने अपने जहन में बैठा लेने हैं और इनको हर वक्त आपने याद रखना है। ये बहुत ही आसान है, इनको याद करना जरा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप इन चारों को अपने जहन में बैठा लेंगे तो आपके टेंसेस आपको फर पानी की तरह आने लगेंगे। जब भी आपने किसी भी फिक्रे को देखना है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये मेन किस जमाने में आता है, यानी कि ये मौजूदा वक्त में कोई काम होने वाला है, आने वाले वक्त में होने वाला कोई काम है, या वो काम है जो आज से पहले हो चुका है। नंबर दो, आपने फिक्रे के आखिर में अलामत देखनी है कि वो फिक्रा जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है उसके आखिर में क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रेजेंट का फिक्रा है तो उस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाएगा। तो आपने उसके आखिर में आने वाले अल्फाज से ये अंदाजा लगाना है कि ये फिक्रा कौन से जमाने में उसकी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। जब आप दोनों चीजों को मेमोराइज कर ले तो आपने तीसरे नंबर पर उसको ट्रांसलेट करते हुए दो चीजें जहन में रखनी है कि अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। जब आपको उस फिक्रे से जमाना भी पता चल गया और जमाने से आगे उसकी मजीद किस्म भी पता चल गई तो फिर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सा वर्ब लगाना है। नंबर 4, आपने अब उस तमाम चीजों को मेमोराइज कर लिया, लेकिन अभी आपके सामने उसका कुलिया आना चाहिए कि आपने किस तरीके से इस चीज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इस फिक्रे को किस तरीके से इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस कुलिया के मुताबिक आपने टेंसेस बनाते जाना है। किस्म के अंदर मजीद 4 किस्म के फिक्रे आ सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। तो अभी हम एक एक जमाने को करके डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो तकरीबन 15 मिनट की होगी। 15 मिनट में हम एक जमाने के चारों अकसाम और मजीद 4 किस्म के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और एक एक एक्सरसाइज के जरिए इन तमाम चीजों को सॉल्व करेंगे। आप बेशक रोजाना की बुनियाद पर एक वीडियो देखते जाएं और एक वीडियो को मेमोराइज करते जाएं तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ग्रामर के मास्टर बन जाएंगे। दूसरे लोगों की भी मदद करें जो इस तरह के एग्जाम में बैठने वाले हैं या वो लोग जो मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले हैं, उनको ग्रामर का सीखना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे और इसकी तमाम काइंड्स जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी डिस्कस करेंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, फिक्रे की आखिर में अलामत क्या है। इन फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है या ता हूँ वगैरह आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, वो नमाज पढ़ता है, हम हॉकी खेलते हैं वगैरह वगैरह। नंबर 2, इस जमाने में कौन सा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस चीज को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। फेल हाल मुतलक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अमदादी फेल नहीं आता और फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जबकि फेल के साथ एस या
ES का इजाफा किया जाता है। ये दूसरा असूल आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पर आएगा कि फिक्रा बनाने का कुलिया क्या है। इसका कुलिया बाकी जर्नल कुलिया जो फिक्रा बनाने का होता है उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाएगी, जबकि इस फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा किया जाएगा। एस या ES का इजाफा करने की कंडीशंस भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस बेस पे किया जाता है और किस तरह पता चलेगा। और आखिर में ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका पूरे का पूरा फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ को अगर हम ट्रांसलेट करें तो आई गोज टू स्कूल हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस टेबल की मदद से सीखने की कोशिश करें तो और भी आसान हो जाएगा कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, यही इसका हेल्पिंग वर्ब आप कंसीडर कर ले। लेकिन ये बात लाजमी याद रखें कि डू और डज का इस्तेमाल पॉजिटिव टेंसेस में नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन सेंटेंसेस में किया जाएगा जो नेगेटिव या सवालिया होंगे और इसके साथ पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक नॉर्मल सा बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। जब आप प्रेजेंट टेंस की दूसरी काइंड की तरफ आते हैं जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ING फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये भी सिंपल सा फार्मूला है। प्रेजेंट टेंस की तीसरे नंबर पर जो काइंड आती है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके साथ हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जबकि चौथे नंबर पर जो इसकी काइंड आती है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह जिस तरह हम कंटिन्यूअस में ING फॉर्म लगाते हैं इसमें भी ING फॉर्म ही लगेगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट इस टेंस के अंदर अभी समझने वाली बात ये रहेगी कि S और ES का इस्तेमाल किस बुनियाद पर किया जाएगा। तो इसका भी सिंपल सा फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है कि मुस्बत फिक्रे जिनका फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें ही, शी और इट या वाहिद नाम आते हैं। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने फिल की पहली फॉर्म लगाकर S या ES का इजाफा कर देना है। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, दे, यू, वी या प्लूरल नाम्स भी आ जाए तो आपने उनके साथ S या ES का इजाफा नहीं करना, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आपने S या ES का इजाफा करना है। अब S या ES का इजाफा किस बुनियाद पे किया जाएगा? जिस फेल के आखिर में ये 5 किस्म की निशानियां आ जाए, S, S, O, X आ जाए, SH आ जाए या CH आ जाए, इसके साथ ES का इजाफा कर देना है। जैसे वर्ब गो है, इसमें आखिर में O आ रहा है तो इसके साथ आपने ES का इजाफा किया तो गोज बन जाता है। कैच को देखें तो इसके आखिर में CH आ रहा है तो CH के साथ भी आपने ES का इजाफा किया तो कैचेस बन गया। ES का इजाफा करना है, बाकी जो भी वर्ब आ जाए आपने S का इजाफा कर देना है। लेकिन एक और एक्सेप्शन आपने याद रखनी है जो बहुत ही जरूरी है। ऐसे फेल जिनके आखिर में Y आ जाए, यानी कि वो 5 निशानियों के अलावा हो और के आखिर में Y आ रहा है, आपने देखना है कि Y से पहले कौन सा लफ्ज आ रहा है। अगर Y से पहले कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, 5 वावल्स के अलावा कोई भी दूसरा इंग्लिश का वर्ड आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर मैरी है, मैरी के आर आ रहा है, आर ये कांस्टेंट है, इसमें आपने क्या करना है कि Y को अपने I में तब्दील करके ES लगाना है। लगना इसमें भी ES ही है। जो एक्सेप्शंस मैंने 2 आपको बताई हैं, S और ES के इस्तेमाल की और Y को I में चेंज करने की, हमेशा एग्जाम में इन्हीं में से सवाल आता है, आपको इसी में से सवाल देगा, तो आपने इन दोनों चीजों को दिमाग में बैठा लेना है। अब आ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले अफर्मेटिव हम पॉजिटिव फिक्रों को कहते हैं जिसमें बिल्कुल सिंपल फिक्रा होता है, जैसे नसीमा मेक्स टी, आई रीड अ स्टोरी। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद डू या डज का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नॉट लगा देना है। तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज लगेगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे नसीमा सिंगुलर नेम है तो नसीमा डज नॉट मेक टी। आई को प्लूरल सब्जेक्ट में शामिल किया गया है तो इसलिए आई के बाद डू नॉट लग गया, डू नॉट रीड अ स्टोरी। नंबर तीसरे पर आ जाता है इंटेरोगेटिव। अगर सिंगुलर नेम है तो उसके शुरू में आपने डज लगा देना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपने शुरू में डू लगा देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। इसी तरह ही आपने ये चौथी काइंड के सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करते जाना है। इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। जो सवालिया इंटेरोगेटिव अल्फाज है उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। इसमें भी हमेशा आपने ये चीज अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद भी आपने डू और डज लाजमी लगाना है। जैसे व्हाई डज नसीमा, नसीमा से डज इसलिए पहले लग रहा है कि
सीमा सिंगुलर है और वेयर डू आई से पहले डू इसलिए लग रहा है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो इसी बुनियाद पर आपने ये इंटेरोगेटिव अल्फाज के साथ डू और डज का इस्तेमाल करते जाना है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं, ये मंदरजा झेल 4 चीजों में ही आपको हमेशा एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। ये 4 चीजें आपने ज़हन नशीन रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि हु के साथ डू या डज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल हु नॉक एट द डोर। नंबर 2, कहानी को मौसर और बेहतर अंदाज में बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कहानी जो सुनाई जा रही होती है वो पास्ट में होती है, वो गुजर चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद इसको अच्छा और मौसर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर सुल्तान हरीज टू द पैलेस टू लुक इनटू द मैटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर जुमले की अहमियत को जोर देने के लिए भी सब्जेक्ट फाइल के बाद हस्बे जरूरत डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो ना नेगेटिव होते हैं फिक्रे, ना ही इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे दे डू वॉच टेलीविजन, वो टेलीविजन जरूर देखेंगे। तो इस तरह इसके साथ भी डू का इस्तेमाल कर दिया जाता है। नंबर 4 एक्सेप्शन जो है, अखबारात की सुर्खियों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर विजिट्स कराची, चीफ मिनिस्टर ने कराची का विजिट किया, लेकिन पास्ट टेंस को भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज किया गया है। जॉन शेर खान विन्स द फाइनल, फाइनल तो हो चुका है जो वो जीत चुका है, लेकिन इसको विन्स के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह ये 4 शराइत आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह के आपको सवाल हमेशा एग्जाम में आएंगे। सिंपल कभी भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। ये इस टेंस की आपके सामने एक्सरसाइज है जिसमें प्रेजेंट की चारों अकसाम के सेंटेंसेस मौजूद है। आपने इसको अपने तौर पर ट्रांसलेट करके कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना है। आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नंबर 1 फिक्रे के आखिर में उसी तरह आपने अलामत देखनी है। इसकी अलामत होती है रहा है, रही है, रहे है या रहा हूँ वगैरह। दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि इस माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जब आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है। इस जमाने में इमदादी फिल 3 किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, इज, आर और एम। तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस जमाने में वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, तो जैसे कंटिन्यूअस वाला टेंस आ जाए तो आपने उसके साथ आंखें बंद करके आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है फिक्र बनाने का कुलिया। फिक्र बनाने का कुलिया यह है कि सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, आर, एम। सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब सूटेबल होगा उसके साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लेनी है और आखिर में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेना है। इसी कुलिया के मुताबिक आपने फाइल का तर्जुमा किया, उसके बाद इमदादी फिल लगाया, उसके बाद आपने मुनासिब वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की और आखिर में मफूल का तर्जुमा कर दिया तो आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। वाहिद गायब के सब्जेक्ट जो भी हैं जिसमें ही, शी और इट वगैरह आते हैं और वाहिद नाम आते हैं, इसके साथ आपने इज लगाना है। नंबर 2 फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी सीगा वाहिद मुतकल्लम के सब्जेक्ट जिसमें आई आता है, इसके साथ आपने एम लगाना है। हमेशा आई के साथ एम ही लगता है। बाकी तमाम सीगों के सब्जेक्ट यानी फाइलों के साथ जिसमें दे, वी, यू या जमा नाम आ जाते हैं उनके साथ आपने आर का इस्तेमाल करना है और इसी तरह ही आपने इस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते जाना है। इसके बाद आ जाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स। जो 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं उसकी अभी मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख देता हूं। सबसे पहले आ जाता है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसकी मिसाल ये है कि असलम इज बीटिंग अ डॉग, असलम कुत्ते को मार रहा है। जब इन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे तो आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ये यूनानिमस असूल है, ये सेटल्ड असूल है। हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। असलम इज नॉट बीटिंग अ डॉग, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट कमिंग। इसी तरह आपने नेगेटिव बनाते जाना है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले जाना है। जैसे असलम से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज असलम बीटिंग अ डॉग, एम आई रीडिंग अ बुक, आर यू कमिंग। ये आपके इंटेरोगेटिव बन गए, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव की निशानी लगाना जरूरी होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में असलम के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था उसको आपने शुरू में किया तो इंटेरोगेटिव बन गया और सब्जेक्ट यानी कि असलम के बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव बन गया। इज असलम नॉट बीटिंग अ डॉग, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। इसी तरह ही आपने इनको ट्रांसलेट करते जाना है। पहले वाले टेंस की तर्ज पर ही आपने हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आना है और उससे पहले वाई, वेयर, व्हेन, हाउ जो भी आपके पास इंटेरोगेटिव लफ्ज आ रहा है वो इस्तेमाल करना है। वाई इज असलम बीटिंग अ डॉग या वेयर आर यू गोइंग। उसके बाद आ जाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये एक्सरसाइज। ये इसके अंदर 10 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है। इसमें तमाम तरह
तरह के सेंटेंसेस मौजूद है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसके बाद प्रेजेंट की तीसरी काइंड आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी आपने इन तीन चीजों को ही मद्देनजर रखना है। सबसे पहले अपने फिक्रे के आखिर में आने वाली अलामत को देखना है। फिलहाल मुकम्मल ऐसा जमाना है जिसमें काम मुकम्मल हो जाने का तसव्वुर मौजूद होता है। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनकी आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं वगैरह आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होंगे। इसके अलावा ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में अल्फ है, छोटी ये है या बड़ी ये है वगैरह भी आ जाता है, तो ऐसे फिक्रे भी फिलहाल मुकम्मल के फिक्रों में ही काउंट किए जाते हैं। इसकी ये दो निशानियां हैं, आपने इन दोनों को जहन में रखना है। दूसरे नंबर पर आपने जो चीज जहन में रखनी है कि अब आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। इस जमाने में अमदादी फेल हमेशा हैज और हैव इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 नंबर पर आपने इस जमाने में कौन सा वर्ब लगाना है। जब ये दोनों चीजें आपने डिसाइड कर ली तो वर्ब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हैज हैव का इस्तेमाल आएगा तो आपने थर्ड फॉर्म की तरफ चले जाना है। फिक्रा बनाने का कुलिया फिर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी कुलिया के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, फिर जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब इस्तेमाल की और ऑब्जेक्ट को चेंज करके अपने फिक्रा मुकम्मल कर लिया। इसके बाद आपको हैज और हैव के इस्तेमाल का भी पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता चलूं। वो सब्जेक्ट में ही, शी, इट और वाहद नाम आता है, इसके साथ हैज लगेगा, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट उनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव एग्जांपल्स को देखते हैं तो वो किस तरीके से ट्रांसलेट हो के आपके सामने आएंगी। आई हैव ड्रंक वाटर, यानी कि आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया, ड्रंक तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की और उसके साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। दे हैव वॉन द मैच और ही हैज क्लीन्ड हिज रूम। इन्हीं फिक्रों को हम नेगेटिव बनाते हैं, तो उसी असूल को, ये यूनानिमस असूल है, हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, दे हैव नॉट वॉन द मैच, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम, तो आपके नेगेटिव बनते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जब आपने इन फिक्रों को सवालिया बनाना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाना है। हैव आई ड्रंक वाटर, हैव आई के बाद आ रहा था, हमने शुरू में लगा दिया। दे के बाद हैव आ रहा था, हमने शुरू में लगा दिया। और ही के बाद हैज आ रहा था, वो भी हमने शुरू में लगा के सवालिया बना दिया। हैज ही क्लीन्ड हिज रूम। जब आपने चौथे नंबर पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आई से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैव और आई के बाद नॉट लगा लिया नेगेटिव के लिए। तो इसी तरह ही आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जब आपने इसमें हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें भी आपने उसी असूल को अपनाना है जो इससे पहले कंटिन्यूस और इंडेफिनिट में बता चुका हूँ। इंटेरोगेटिव लफ्ज के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, यानी कि व्हाई हैव यू कम सो लेट, हाउ हैज ही कम, यानी कि हाउ के साथ भी आपने हैज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब और व्हाई के साथ भी हैव लगा दिया और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया। ये आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। इसमें भी इसी तरह 10 सवाल है और हर एक सेंटेंस की काइंड है, इसमें हर तरह के सेंटेंसेस मौजूद है। सॉल्व करनी है ये एक्सरसाइज, तो तब ही जाके आपको इन टेंसेस के ऊपर अबूर हासिल हो सकेगा। इसके बाद प्रेजेंट टेंस की आखिरी और चौथी काइंड आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिलहाल मुकम्मल जारी के फिक्र के आखिर में अलामत क्या होगी। फिलहाल मुकम्मल जारी में कोई काम गुज़िश्ता जमाने में किसी मखसूस वक्त से शुरू हुआ और अभी तक जारी है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह ही इसकी निशानी होगी। लेकिन मजीद ये कि इस जमाने के फिक्रे में वक्त का जिक्र भी किया गया होगा। तमाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तीनों जमानों में वक्त का तयन लाजमी किया जाएगा, तब जाके ये फिक्रा इस कैटेगरी में फाल करेगा। दूसरे नंबर पर इस जमाने में फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इस जमाने में अमदादी फेल हैज और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हमने इसके वर्ब के बारे में सोचा तो जब हमें इसके नाम में ही कंटिन्यूस नजर आ गया तो हमने इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लग जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि इस जमाने के फिक्रों में फेल के बाद सिंस या फार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें वक्त का जिक्र आ जाता है और वक्त के जिक्र को हमने जस्टिफाई सिंस और फार के इस्तेमाल से करना है। जिस फिक्रे के वक्त का दुरानिया यानी कि पीरियड ऑफ टाइम जाहिर करना हो वहां पर फार इस्तेमाल करेंगे। मसलन 2 दिन से, 5 घंटे से, 6 दिन से, 6 साल से, इस तरह आपने अगर पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया है तो आपने फार का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जिन फिक्रों में आपने वक्त का तयन किया है कि कब से काम शुरू हुआ है, उनके साथ आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार लगेगा। तो इस तरह इन दोनों
दोनों चीजों को आपने जहन में रखना है। ये इसी उसूल के मुताबिक ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसी बुनियाद पे और इसी उसूल के ऊपर ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब रहेगी बात कि हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किस बुनियाद पर होगा। वो सब्जेक्ट, वो फाइल जिसमें ही, शी, इट और वाहद नाम आते हैं, इनके साथ हैज बीन का इस्तेमाल किया जाएगा कि बाकी तमाम फाइलों के साथ जिसमें दे, वी, यू आ जाएगा, उसके साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसी उसूल के ऊपर बनाएंगे जो हमने पहले इस्तेमाल किया है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। तो इवनिंग क्या था? पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस वक्त से काम शुरू हुआ है, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम था, 2 घंटे, ये एक दौरानिया था, तो इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया। जबकि हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है, हैज हेल्पिंग वर्ब जो है, ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह इसके नेगेटिव फिक्रे बनते जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी आपने सिर्फ हैज और हैव को ही बाहर निकालना है, बीन को अपनी जगह पर ही रहने देना है। जैसा कि हैज ही बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसके बाद आखिरी नंबर पर जब आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो तब भी आपने ऐसे ही करना है कि सब्जेक्ट आपकी बुनियाद है। सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। मिसाल के तौर पर हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह ही आपने इसके तमाम फिक्रों को ट्रांसलेट करते जाना है और इन चीजों को ज़हनशी करते जाना है। यह है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। इसमें भी इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको 10-10 फिक्रे दिए थे, इसमें भी 10 फिक्रे मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। आपने इनको लाजमी ट्रांसलेट करना है अपने तौर पर और चेक करना है। अगर आपको समझना है तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको फिक्रे चेक कर दूंगा और इनकी ट्रांसलेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसलिए एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करें ताकि आपका जमाना पक्का हो सके और आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज हो सके। तो आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस की तमाम काइंड्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी डिटेल वीडियो पब्लिश हो चुकी है और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट को, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। अगर थोड़ा सा पास्ट टेंस का सिनॉप्सिस ले लिया जाए एक टेबल के जरिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे आपको पूरे का पूरा जमाना फर याद होता जाएगा और मेमोराइज होता जाएगा। सबसे पहले हम पास्ट टेंस की जब पहली किस्म देखते हैं, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल कहते हैं, इसमें डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। इसमें नफी और सवालिया फिक्रों में सिर्फ डिड इस्तेमाल किया जाएगा, पॉजिटिव फिक्रों में डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट में मैंने बताया था कि डू और डज सिर्फ और सिर्फ नफी और सवालिया फिक्रों में यूज किया जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज की जाती है। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के नफी और सवालिया फिक्रों में पहली ही फॉर्म यूज होगी, लेकिन पॉजिटिव फिक्रों में इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और वर का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट की बात करें तो और इसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की जाएगी। जबकि चौथे नंबर पर जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं तो इसके साथ हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा और इसी तरह जिस तरह कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज हुई थी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म ही यूज की जाएगी। अब शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल। सबसे पहले नंबर पर फिक्र के आखिर में आने वाली अलामत के ऊपर आपने गौर करना है कि कौन सा फिक्रा आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है। फिल माजी मुतलिक वो जमाना है जिसमें कोई काम गुजरे हुए जमाने में हुआ हो, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में अलफ, छोटी ये या बड़ी ये या ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह आता है। इस निशानी को मद्देनजर रखकर आपने देखना है कि ये फिक्रा किस कैटेगरी में जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये निशानी है। उसके बाद आपने देखना है कि इस जमाने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रों में कोई भी अमदादी फेल नहीं लगाया जाता, लेकिन मनफी और सवालिया फिक्रों में जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि डिड का अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बाज़ औक़ात किसी बात पर जोर देने के लिए मुस्बत फिक्रों में भी डिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी काम को जरूर करना हो तो उसके साथ डिड लगा दिया जाता है। मसलन इसने जरूर मेरी किताब चुराई होगी, ही डिड स्टील माई बुक। ये पॉजिटिव फिक्रा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ डिड लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर आपने ये देखना कि इस जमाने में कौन सा वर्ब लगेगा। ये वाहद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म
यूज होती है, बाकी तमाम के तमाम टेंसेस में किसी में भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। चौथे नंबर पर आपने इसके बाद देखना है कि ट्रांसलेट करने का कुलिया क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी कुलिया के मुताबिक सबसे पहले अपने फाइल का तर्जुमा करना है, उसके बाद अपने फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल करनी है और आखिर में मफूल का तर्जुमा कर लेना है इंग्लिश में, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स कौन सी हैं। हम इस टेंस के चारों किस्म के फिक्रे देखते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनमें क्या फर्क है। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाएगा। पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। आई फिनिश्ड वर्क, वी वेंट टू बाजार, ही वेंट टू लाहौर, ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं नेगेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज करना है, यानी कि आई डिड नॉट फिनिश वर्क, वी डिड नॉट गो टू बाजार, ही डिड नॉट गो टू लाहौर, तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी आपने सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करना है। डिड आई फिनिश वर्क, तो आपने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देना जब आपने इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो। डिड वी गो टू बाजार, डिड ही गो टू लाहौर। उसके बाद चौथे नंबर पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले आपने डिड लगा देना है और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट यूज करना है। डिड आई नॉट फिनिश वर्क, डिड वी नॉट गो टू बाजार, डिड ही नॉट गो टू लाहौर। लेकिन ये आपने बात जहन में रखनी है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाए बगैर आप अगर इस फिक्रे को ट्रांसलेट करेंगे तो आपका फिक्रा एग्जामिनर गलत कर देगा। इसके बाद इंटेरोगेटिव अल्फाज का इस्तेमाल आ जाता है। हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट को किस तरीके से यूज किया जाएगा। इसमें भी जब आप कोई इंटेरोगेटिव लफ्ज को यूज करेंगे तो उसके साथ डिड लाजमी लगाएंगे। व्हाई डिड यू कम सो लेट, हाउ डिड ही कम सो अर्ली। तो इस तरीके से आपने इन चारों को समझना है और इस तरीके से आपने अपने फिक्रे को, अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इसके बाद आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसमें मैंने 10 सेंटेंस आपको दिए हैं। इसमें अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तमाम किस्म के फिक्रे मौजूद हैं। आपने इसको लाजमी ट्रांसलेट करना है ताकि ये आपका टेंस पक्का हो सके। इसके बाद पास्ट टेंस की दूसरी किस्म आ जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिक्रे की आखिर में सबसे पहले आपने अलामत देखनी है। फिर माजी जारी वो जमाना है कि कोई काम गुजरे हुए जमाने में मुसलसल हो रहा था, मसलन सूरज निकल रहा था, जिसकी उर्दू में पहचान ये है कि इन फिक्रों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी या रही थी वगैरह आएगा। तो इससे आपने पहचान लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा कि इस माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फेल माजी जारी में वाज और वर के अमदादी फेल इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी वाज और वर के अमदादी फेल में किस तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी सीगा वाहद गायब और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी सीगा वाहद मुतकल्लम, इन दोनों सब्जेक्ट के बाद और वाहद नाम के बाद वाज लगेगा, यानी कि दोनों सिंगुलर होंगे। थर्ड पर्सन भी सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर और नाउन्स इन सब के साथ वाज लगेगा। जबकि दूसरे नंबर पर बाकी तमाम सब्जेक्ट यानी फाइलों के साथ जिसमें दे, वी, यू आता है या प्लूरल नेम्स जमा नामों के साथ वर लगेगा। ये अपने डिफरेंस अपने जहन में रखना है। तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि जमाने में कौन सा वर्ब लगेगा। फेल माजी जारी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। मैंने आपको बताया है कि 8 ऐसे टेंसेज हैं जिसमें आपको कंटिन्यूअस का लफ्ज नजर आएगा, उनके साथ आपने आंखें बंद करके आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है। चौथे नंबर पर आपने देखना है कि फिक्रा बनाने का कुलिया क्या बनेगा। सब्जेक्ट के बाद वाज और वार यानी कि अमदादी फेल आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट। इस कुलिया के मुताबिक सबसे पहले अपने फाइल का तर्जुमा करना है, उसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगा लेंगे, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल का तर्जुमा करेंगे तो आपका सेंटेंस मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात याद रखने वाली वो ये है कि ये टेंस अक्सर औकात माजी में किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वकूअ पजीर होने के बारे में भी बताता है, यानी कि एक ही फिक्रे के अंदर दो चीजें बताई जा रही होती हैं, वो कंफ्यूज करती हैं और इसी तरह के ही ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। ऐसी सूरत में जारी काम जो कि काम हो रहा है इसका तर्जुमा तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करना है और दूसरा वो काम जो वकूअ पजीर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसका तर्जुमा अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली, मेरी घड़ी चुरा ली इंडेफिनिट में चला जाएगा और मैं सो रहा था कंटिन्यूअस में आ जाएगा। व्हाइल आई वाज स्लीपिंग दी थीफ स्टोल माई वॉच। इसी फिक्रे को आप दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा
दूसरा तरीका यह है कि द थीफ स्टोल माय वॉच व्हेन आई वाज स्लीपिंग। एक में कंजंक्शन के साथ आपने ट्रांसलेशन की और एक में आपने कॉमा लगाकर दो फिक्रे बना लिए और उनको कॉमे के साथ जोड़ दिया। उसके बाद जी आ जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स के 4 किस्म के सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट किए जाएंगे। जब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो आई वाज सेइंग माय लेसन, यानी कि मैंने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया। द सन वाज राइजिंग, चिल्ड्रन वर वीपिंग। इस तरीके से आपने ट्रांसलेट करते जाना है। जब इन्हीं फिक्रों को मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपल हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से लगा हुआ है, उसके बाद मैं नॉट लगाता जाऊंगा। आई वाज नॉट सेइंग माय लेसन, द सन वाज नॉट राइजिंग, चिल्ड्रन वर नॉट वीपिंग। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सिंपल इसके हेल्पिंग वर्ब को निकाल के शुरू में लगा दूंगा तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। वाज आई सेइंग माय लेसन, Was the sun not rising? Was children weeping? उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वही सेटल्ड असूल है, अपने सब्जेक्ट के शुरू में was और सब्जेक्ट के बाद में not लगाते जाना है, सिंपल ट्रांसलेट करते जाना है। Was I not saying my lesson? Was the sun not rising? Was children not weeping? इसके बाद आ जाता है कि अगर आपको how, why, where और what वाले फिक्रे को ट्रांसलेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। इसमें भी वही तरीका है कि आपने ये क्वेश्चन मार्क वाले अल्फाज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। Why were you come so late? How was he come so early? Where were you going? सिंपल इसी तरीके आपने ट्रांसलेट करते जाना है तो आपकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही तरीके से होती जाएगी। उसके बाद इसी टेंस की यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में मैंने फिर 10 फिक्रे आपको दी हैं। आपने इन फिक्रों को लाजमी तौर पर ट्रांसलेट करना है। आपने बिल्कुल भी इनको इजी नहीं लेना, आपने ट्रांसलेट करके कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना है ताकि जो गलतियां हो मैं आपको बता सकूं और मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके साथ शेयर कर सकूं। उसके बाद पास्ट टेंस की तीसरी कांड आ जाती है जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले अपने फिक्रे के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। अलामत क्या होगी जी? फिर माजी मुकम्मल वो ज़माना है कि कोई काम गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म हो चुका हो, मतलब वो नमाज पढ़ चुकी थी, जिसको उर्दू में पहचान ये है कि इन फिक्रों के आखिर में अलिफ था, बड़िए थे या छोटी ये थी। इसके अलावा लिया था, ली थी या लिए थे वगैरह भी आ सकता है। तो इस पहचान को आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पर इस ज़माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते वक्त आपने ये देखना है कि फेल माजी मुकम्मल में हमेशा हैड का अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ही अमदादी फेल है, हर किसी के साथ यही अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर इस जमाने में कौन सा वर्ब लगेगा। जब हैड आ गया तो फिर आपने आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है, यानी कि फेल माजी मुकम्मल में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। तीनों चीजें जब आपने देख ली तो चौथे नंबर पर आपने फिर इसका कुलिया बना लेना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले अपने फाइल का तर्जुमा किया, फिर इसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल यानी कि हैड लगाया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की यानी कि थर्ड फॉर्म और आखिर में मफूल का तर्जुमा किया और आपका सेंटेंस मुकम्मल। लेकिन याद रखने की बात इसमें यह है कि इस टेंस में कभी कभार दो कामों का जिक्र होता है। जो काम पहले खत्म हुआ उसका तर्जुमा आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करना है क्योंकि वो पहले का मुकम्मल हो चुका है, जबकि जो काम बाद में हुआ इसका तर्जुमा आपने पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक करना है। हालांकि दोनों ही काम माजी में हुए हैं, लेकिन दूसरा जो काम क्लोजेस्ट टू प्रेजेंट स्टेज हुआ है उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक चेंज करना है। मसलन तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था, पहले वो गया फिर मैं सोया। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, या इसी को आप दूसरे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर यू हैड लेफ्ट। इन दोनों तरीकों से ये फिक्रा बिल्कुल सही है। इसमें मैंने एक में कंजंक्शन यूज किया और एक में मैंने कॉमा लगाया है, दोनों ही तरीकों से ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें नजर आता है कि शी हैड फिनिश्ड द स्टोरी। इसमें क्या हुआ कि शी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह दे हैड कट द ट्री आ जाएगा। तो इसी फिक्रे को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते जाएंगे। शी हैड नॉट फिनिश्ड द स्टोरी, दे हैड नॉट कट द ट्री। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेट में सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। हैड शी फिनिश्ड द स्टोरी, हैड दे कट द ट्री। चौथे नंबर पर आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी वही सिंपल असूल है कि सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना है। हैड शी नॉट फिनिश्ड द स्टोरी, हैड दे नॉट कट द ट्री। उसके बाद हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट यानी कि क्वेश्चनिंग वाले अल्फाज आ जाते हैं। उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सिंपल और सेम वही रूल है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ये क्वेश्चनिंग वर्ड को इस्तेमाल करना है। व्हाई हैड यू कम सो लेट, हाउ हैड दे कम सो अर्ली। लेकिन इसके साथ आपने सवालिया निशान लाजमी लगाना है। अक्सर बच्चे यही
गलती करते हैं कि सवालिया निशान लगाना भूल जाते हैं तो आपका पूरे का पूरा फिक्रा जो आपने ट्रांसलेट किया होता है गलत हो जाता है। उसके बाद इसी जमाने की यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें मैंने 10 आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इनको लाजमी ट्रांसलेट करना है ताकि आप पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल कर सके। आपने इनको ट्रांसलेट करके मेरे साथ शेयर करना है। इसके बाद पास्ट की आखिरी काइंड आ जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट की चौथी किस्म है। इसमें आपने सबसे पहले फिक्रे के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिर माजी मुकम्मल जारी वो जमाना है कि कोई काम गुजरे हुए जमाने में एक खास वक्त से शुरू होकर मसलसल जारी रहे। माजी मुकम्मल जारी या माजी बाईद कहलाता है। हम 2 साल दफ्तर में काम करते रहे थे, जिसको उर्दू में पहचान ये है कि इन फिक्रों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वगैरह आएगा, तो इनको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तस्वर करेंगे। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे ये वगैरह आए, लेकिन इन फिक्रों में वक्त का भी जिक्र आए तो वो भी इसी जमाने के फिक्रे होंगे। मसलन मैं 2 घंटे से खेल रहा था और एग्जाम में ऐसे ही फिक्रे दिए जाते हैं। नंबर 3, इस जमाने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फेलबाजी मुकम्मल जारी में हैड बीन का अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर इस जमाने में कौन सा वर्ब लगेगा? और तो वर्ब लगाने के लिए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब कंटिन्यूअस आ गया तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। चौथे नंबर पर आ गया कि फिक्रा बनाने का कुलिया क्या है। तीनों चीजें मालूम करने के बाद आपने अभी कुलिया बनाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी कुलिया के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जमा करेंगे, इसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाएंगे, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल का तर्जमा करेंगे। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी कि इस टेंस में जब अरसा वक्त यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर करना हो, मसलन 4 घंटे 10 दिन से या तब से, इसके लिए फार इस्तेमाल करेंगे। और जब मुकर्ररा वक्त पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करना हो, मसलन सुबह से शाम से, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ गया जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव कौन से होंगे? जिसमें सिंपल फिक्रे शामिल होंगे। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स। पहले फिक्रे में हमने सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम था, और दूसरे फिक्रे में हमने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम था। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में वही सिंपल रूल है, आपने बेसिक अमदादी फेल के बाद नॉट लगा देना है, यानी कि ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड नॉट बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तीसरे नंबर पर आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपने मेन हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग या हैड वी बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स। आखिर में आ गया जी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपने वही काम करना है कि सब्जेक्ट से पहले मेन हेल्पिंग वर्ब और उसके सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाना है। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग या हैड वी नॉट बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स। उसके बाद इस टेंस की आ जाती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैंने उसी तरह आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आपने लाजमी इनको ट्रांसलेट करना है। इनको ट्रांसलेट करेंगे तो ही आपको टेंस के ऊपर अच्छे तरीके से अबूर हासिल हो सकेगा, वरना आपका टेंस पक्का नहीं होगा और आपको वक्त के साथ साथ वो भूल जाएगा। इस तरह आपने ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आज हमने डिस्कस किया जी मुकम्मल पास्ट टेंस को, जिसकी चारों काइंड को हमने डिस्कस किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे और इसकी तमाम काइंड्स, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मेरी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की दोनों वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं, उन दोनों का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस तरह आपको मुकम्मल टेंसेस के ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा अगर आप मेरी तीनों वीडियोस देखते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और कॉन्साइज किस्म की वीडियोस हैं, लाजमी देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। अगर सबसे पहले हम इस टेबल का तज्जिया कर लें तो हमें टेंस को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल आता है। अगर हम इस टेंस को देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, जबकि इसके साथ पहली फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की। दूसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल बी और शैल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ की जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और शिल हैव का अमदादी फेल यूज़ करते हैं और इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की जाती है। चौथे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन के हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं और आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो इस टेबल की मदद से आपको एक सिनॉप्सिस मिल गया, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं आगे।
अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बुनियादी निकात को देखा जाए तो फिक्रे की आखिर में आने वाली अलामत सबसे पहले हमें देखना होगी। फिर मुस्तकबिल मुतलिक वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में होगा। मसलन वो स्कूल जाएगा, जिसकी उर्दू में पहचान ये है कि इन फिक्रों के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है। जब निशानी आपको पता चल गई तो फिर आपने देखना कि इस ज़माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर मुस्तकबिल मुतलिक में विल और शैल का अमदादी फिल इस्तेमाल किया जाता है। आई और वी के साथ शैल, बाकी तमाम फाइलों के साथ विल इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपने बात जहन में रखनी है। लेकिन इससे भी जरूरी बात याद रखने वाली वो है कि अगर फर्स्ट पर्सन के फाइल का पुख्ता इरादा, हुक्म, ख्वाहिश वगैरह जाहिर करना हो, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी के फाइल आते हैं, इसके अलावा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के फाइल जिसमें दे, यू, ही, इट वगैरह आ जाते हैं और नाम भी आ जाते हैं, इन फाइलों के साथ अगर विल की बजाय शैल इस्तेमाल कर दिया जाए तो इन फाइलों का भी पुख्ता इरादा और ख्वाहिश, नसीहत और हुक्म वगैरह जाहिर हो जाता है। यानी कि जब आपने किसी बात पे जोर देना है तो आपने उसके अमदादी फेल को चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पर हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने वादा पूरा करने के ऊपर जोर देने के लिए विल लगा दिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। आई के साथ शैल लगता है, जबकि हमने यहाँ पे विल लगा के उसकी नीयत को जाहिर कर दिया। अगर अखबार में मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करना हो तो फेल से पहले टू का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है। मसलन पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा, ये मुस्तकबिल जाहिर करना है लेकिन अखबार के जरिए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पाकिस्तान टू सपोर्ट ईरान। यहाँ पे विल और शैल दोनों इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन फ्यूचर की बात की जा रही है। वज़ीर आला कल लाहौर का दौरा करेंगे, चीफ मिनिस्टर टू विजिट लाहौर टुमारो, तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया विजिट से पहले, तो इससे चीफ मिनिस्टर का मुस्तकबिल जाहिर हो गया, लेकिन विल और शैल का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक्सेप्शंस वाले पेपर में सवाल लाजमी दिए जाते हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना और मेमोराइज करना है। ऊपर वाली दोनों चीजें मेमोराइज करने के बाद तीसरे नंबर पर हमने वर्ब की फॉर्म के बारे में देखना है कि इस फेल में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। फेल मुस्तकबिल मुतलिक में वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। चौथे नंबर पर आ गया कि फिक्रा बनाने का कुलिया क्या होगा। जब तीनों चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली तो फिर हमने इसका कुलिया बना लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अमदादी फेल विल या शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, इसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की और आखिर में मफूल का तर्जुमा किया, तो आपकी ट्रांसलेशन मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हो जाएगी। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें तो इसमें सिंपल आपने ट्रांसलेशन करनी है। वी शैल हेल्प देम, वी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हो गया और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हेल्प होगी और आखिर में देम ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आपने ट्रांसलेट करते जाना है। ही विल गो टू स्कूल। दूसरे नंबर पर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में भी वही सिंपल और यूनानिमस असूल है कि आपने अमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वी शैल नॉट हेल्प देम, वी विल नॉट गो टू स्कूल। तीसरे नंबर पर आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, स्टार्ट में ले जाना है, विल ही गो टू स्कूल, लेकिन आपने यहाँ पे सवालिया निशान लाजमी लगाना है। नंबर फोर्थ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हुए आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देना है। शैल वी नॉट हेल्प देम, विल ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आप चारों तरह के फिक्रे, चारों तरह के सेंटेंसेस बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने 10 सेंटेंसेस आपको दिए हैं जिसमें तमाम तरह के सेंटेंसेस मौजूद है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपने लाजमी इसको ट्रांसलेट करना है और मेरे साथ शेयर करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस की दूसरी किस्म है। इसमें भी आपने सबसे पहले फिक्र के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिर मुस्तकबिल जारी वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में जारी रहेगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह कि इन फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी वगैरह आएगा। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि ज़माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फेल मुस्तकबिल जारी में विल बी और शैल बी का अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। आई विल के साथ शैल बी और बाकी सब फाइलों के साथ विल बी इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आपने फिर ये देखना है कि ज़माने में कौन सा वर्ब लगेगा। जब कंटिन्यूअस आ गया तो आपने आंखें बंद करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। जब हमने ये तीनों चीजें मेमोराइज कर ली तो फिर चौथे नंबर पर आपने इसका कुलिया सेट कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अमदादी फेल विल बी शैल बी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस कुलिया के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, इसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की यानी कि आईएनजी फॉर्म, और सबसे आखिर में आपने मफूल का तर्जुमा किया और आपका टेंस बिल्कुल मुकम्मल और सही तरीके से ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स आ जाती है। जब हम इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले अफर्मेटिव एग्जांपल्स देखते हैं
तो वही सिंपल तरीके से आपने ट्रांसलेट कर दिया। वी शैल बी ऑफरिंग प्रेयर्स, ही विल बी गोइंग स्कूल। जैसे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हम दादी फिल शैल बी लगाया, उसके बाद हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाई और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाकर अपना फिक्रा मुकम्मल ट्रांसलेट कर लिया। दूसरे नंबर पर नेगेटिव में आपने क्या करना है, थोड़ी सी बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि विल बी मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल ही है, तो आपने विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। जैसे वी शैल नॉट बी ऑफरिंग प्रेयर्स, ही विल नॉट बी गोइंग स्कूल, तो विल के बाद नॉट लगा है या शैल के बाद नॉट लगा है, तो ये आपने बात याद रखनी है। तीसरे नंबर पर जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो तब भी अपने ओरिजिनल अमदादी फेल ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। शैल वी बी ऑफरिंग प्रेयर्स या विल ही बी गोइंग स्कूल, तो इस तरीके से ही बी को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बी को अपनी जगह पर भी रहने देना है। आखिर में फोर्थ नंबर पर आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें भी आपने वही काम करना है कि सब्जेक्ट से पहले शैल और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देना है। शैल वी नॉट बी ऑफरिंग प्रेयर्स, विल ही नॉट बी गोइंग स्कूल, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल तौर पर सही तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज आ जाती है। आपने इस एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें हर किस्म के यानी कि चारों टाइप्स के इसमें सेंटेंस मौजूद है ताकि आपको ये टेंस मुकम्मल तौर पर याद हो सके। इसके बाद नेक्स्ट काइंड आ जाती है फ्यूचर टेंस की, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें भी सबसे पहले अपने फिक्र के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिर मुस्तकबिल जारी वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आता है। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि ज़माने में फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फिर मुस्तकबिल मुकम्मल में विल हैव और शेल हैव में से इस्तेमाल किया जाएगा। आई वी के साथ शेल हैव और बाकी सब फाइलों के साथ विल हैव और इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि ज़माने में कौन सा वर्ब लगेगा। फिर मुस्तकबिल मुकम्मल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इन तीनों चीजों को देखने के बाद आपने चौथे नंबर पर इसका कुलिया बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल आ जाएगा, दूसरे नंबर पर अमदादी फिल यानी कि विल हैव और शेल हैव में से एक यूज किया जाएगा, तीसरे नंबर पर वर्ब आ जाएगा जिसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा करेंगे, इसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाएंगे, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल का तर्जुमा करके अपना सेंटेंस मुकम्मल ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे जरूरी याद रखने वाली बात और एक्सेप्शन ये है कि अगर इस टेंस में एक ही जुमले में दो कामों का होना ज़ाहिर होता है तो जो काम पहले होना है इस फाइल के बाद फेल की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी और इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो इसमें दोनों काम ही फ्यूचर में होने हैं, लेकिन पहले कौन सा होना है, पहले मरने वाला काम होना है। तो आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मरने वाले फिक्रे की पहले ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद आपने डॉक्टर के पहुंचने की ट्रांसलेशन करनी है। जबकि जो काम बाद में होना होता है इसके फाइल के बाद पहली फॉर्म लगाई जाती है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। पहले वाला हिस्सा जो पहले काम हो चुका है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, जबकि बाद वाला हिस्सा जो बाद में हुआ है, हालांकि दोनों काम फ्यूचर में हो रहे हैं लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो तब आपका फिक्रा सही होगा। इसको आपने मेमोराइज करना है, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह का ही सवाल आएगा। उसके बाद आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आ जाएंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम, ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज़, यानी कि हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव की हेल्पिंग वर्ब यूज किए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया तो मुकम्मल हो गया हमारा फिक्रा। दूसरे नंबर पर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में आपने विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। वी विल नॉट हैव रीच्ड होम, ही विल नॉट हैव हियर्ड दिस न्यूज़। तीसरे नंबर पर आ गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी आपने ओरिजिनल मुज़ारिफ को बाहर निकाल देना है, शुरू में लगा देना है। शैल वी हैव रीच्ड होम, विल ही हैव हियर्ड दिस न्यूज़। चौथे नंबर पर आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके फौरन बाद नॉट लगा दिया। शैल वी नॉट हैव रीच्ड होम, विल ही नॉट हियर्ड दिस न्यूज़। तो आपने इस तरीके से अपने जुमलों को ट्रांसलेट करना है। और जिस फिक्रे में दो काम आ जाए, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी मिसाल ये है कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स। उसके पहुंचने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होगा, तो उसके पहुंचने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लेना है। तो इसमें क्या हुआ कि काम पहले खत्म हो रहा है, तो काम को मैंने फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट कर दिया। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया। ही कम्स जब वो पहुंचता है, जब तक वो पहुंचेगा। तो यानी कि दोनों फ्यूचर में होने वाले काम में मैंने एक फ्यूचर परफेक्ट में किया और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया। ये आपने लाजमी याद रखना है, एग्जाम में आपको इसी तरह का ही सवाल आएगा। उसके बाद आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने 10 आपको सेंटेंस दिए हैं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है, चेक करना है। अगर आपको समझ ना आए तो मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में, मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूंगा, लेकिन आपने लाजमी अपने तौर पर इनको करना है ताकि आप इस जमाने को मुकम्मल तौर पर मेमोराइज कर सके। इसके बाद फ्यूचर टेंस की आखिरी काइंड आ जाती है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बुनियादी नुकात ये हैं कि सबसे पहले अपने फिक्रे के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में किसी खास वक्त से शुरू होकर इस बताए गए वक्त तक जारी रहेगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में वक्त की क़य्यूद हदूद और दौरानिये का जिक्र ज़रूर मिलेगा और साथ निशानी आएगी ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। दूसरे नंबर पर इस ज़माने में आपने फिर देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा विल हैव बीन और शैल हैव बीन के इमदादी फिल इस्तेमाल किए जाते हैं। आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब फाइलों के साथ विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आपने देखना है इस जमाने में कौन सा वर्ब लगेगा। तो जिसमें भी कंटिन्यूअस का लफ्ज आ जाता है आपने आईएनजी फॉर्म लगा देनी है आंखें बंद करके। इन तीनों चीजों को समझने के बाद फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है कि फिक्रा बनाने का फिर कुलिया क्या होगा। सब्जेक्ट के बाद विल हैव शैल हैव बीन यानी कि इमदादी फिल लगा दिया जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगा दी जाएगी, लेकिन इसके साथ सिंस और फार का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा और आखिर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस टेंस में जब अरसा वक्त यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर करना हो, मिसाल के तौर पर 4 घंटे 10 दिन या तब से, उसके लिए फार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मुकर्ररा वक्त यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करना हो, मसलन सुबह से शाम से तब से, तो सिंस इस्तेमाल करेंगे। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, फिर इसके बाद ज़माने के मुताबिक इमदादी फेल गया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की, उसके बाद सिंस और फार लगाया और आखिर में मफऊल का तर्जुमा किया, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में आपने सिंपल ट्रांसलेशन करनी है। वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 ईयर कि हम यहाँ 2 सालों से काम कर रहे होंगे। ही विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। विल हैव के साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगाई और उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया, सिंपल। दूसरे नंबर पर नेगेटिव में आपने ओरिजिनल अमदादी फेल के बाद नॉट लगा दिया। वी शैल नॉट हैव और वी विल नॉट हैव यानी कि शैल और विल के बाद नॉट लगा दिया। तीसरे नंबर पर आ गया इंटेरोगेटिव में भी आपने ओरिजिनल अमदादी फेल बाहर निकाल दिया, यानी कि शैल को निकाल दिया बाहर या विल को निकाल दिया बाहर, तो आपका इंटेरोगेटिव बन गया शैल वी हैव या विल ही हैव। चौथे नंबर पर आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आपने सब्जेक्ट से पहले ओरिजिनल अमदादी फेल और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा दिया। शैल वी नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 इयर्स, विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप मुकम्मल 4 अक़साम के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इनको लाजमी ट्रांसलेट करना है, चेक करना है, देखना है कि आया कि आपने जो सेंटेंस पढ़ा है, देखा है, वीडियो में आपने समझने की कोशिश की है, आपको वो समझ आया है कि नहीं। आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है और कमेंट्स में शेयर करना है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आज हमने मुकम्मल फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया, इसकी चारों काइंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों अक़साम के टेंसेस को डिस्कस किया। तो आज हमारी टेंस की तमाम 12 अक़साम के टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले की दोनों वीडियो के लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आपका आज टेंसेस का लेक्चर मुकम्मल हो गया। आने वाली वीडियोस में हम ग्रामर के मजीद रूल्स और असूल डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।